2020 में पायरेसी को खत्म घोषित कर दिया गया। स्ट्रीमिंग जीत गई थी। नेटफ्लिक्स $8.99 प्रति माह था। सब कुछ था। कोई टोरेंट नहीं, कोई खराब वेबसाइट नहीं, कोई मेलवेयर नहीं। बस क्लिक करें और देखें। लेकिन 2024 तक कुछ ऐसा हुआ जो नामुमकिन था। पायरेसी वेबसाइट पर विजिट 216 अरब बढ़ गए, जो नेटफ्लिक्स के होने से भी पहले से ज्यादा थे। जिन कंपनियों ने पायरेसी को खत्म किया, उन्होंने इसे फिर से जिंदा किया, और उन्होंने ऐसा हर उसूल को धोखा देकर किया जिसने उन्हें सफल बनाया। अब 76% युवा सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे देते हुए भी कंटेंट पायरेट करते हैं। मॉडर्न पायरेसी साइटिंग नेटफ्लिक्स से बेहतर इंटरफेस देती हैं और इंडस्ट्री को 2027 तक $113 अरब का नुकसान होने वाला है। अरबों डॉलर की कंपनियों ने इतनी शानदार तरीके से फाइनेंशियल सुसाइड कैसे कर लिया? कहानी एक सिंपल ट्वीट से शुरू होती है। एक नेटफ्लिक्स पॉडकास्ट 2019 में $8.99 का नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन अब $15.49 का है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। डिज्नी प्लस $6.99 में लॉन्च हुआ था, जिसमें सस्ते फैमिली एंटरटेनमेंट का वादा किया गया था। आज यह $15.99 है। यह 5 सालों में 129% की बढ़ोतरी है। HBO Max $14.99 में एक प्रीमियम ऑप्शन के तौर पर शुरू हुआ था। उनके नए अल्टीमेट प्लान की कीमत $20.99 है। स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए लगभग $21 हर महीने। एक औसत अमेरिकी अब स्ट्रीमिंग पर हर साल $508 खर्च करता है। यह ज्यादातर लोगों के कार इंश्योरेंस से भी ज्यादा है। लेकिन दिक्कत यह है कि अब आप सिर्फ एक सर्विस नहीं चुन सकते। दी ऑटम्प्टिस देखना चाहते हैं, मार्वल शोज, स्ट्रेंजर थिंग्स, अपने परिवार को जो कुछ भी चाहिए उसे पाने के लिए आपको 6 अलग-अलग सब्सक्रिप्शन चाहिए। महीने का बिल $100 हो जाता है। सोचिए, एक परिवार किचन टेबल पर कैलकुलेटर निकालकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि अपने बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट का खर्च कैसे उठाया जाए। पापा सब्सक्रिप्शन की कीमतें देख रहे हैं, मम्मी महीने का खर्च जोड़ रही हैं। बच्चे पूछ रहे हैं कि वे शो क्यों नहीं देख सकते जिनके बारे में उनके दोस्त बात कर रहे हैं। यही वह पल है जब स्ट्रीमिंग खत्म हो गई। डिज्नी के CEO बॉब आइगर ने इन्वेस्टर्स से कहा कि हमें भी नेटफ्लिक्स जैसा मार्जिन चाहिए। वह कस्टमर्स से हर डॉलर निकालना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नेटफ्लिक्स करता है। जिन कंपनियों ने महंगे केबल टीवी को बदलने का वादा किया था, वे केबल टीवी से भी ज्यादा महंगी हो गईं। लेकिन कीमतें बढ़ाना तो बस शुरुआत थी। नेटफ्लिक्स ने इसके बाद जो किया वह एक ऐसी लाइन पार कर गया जिसे पहले किसी कंपनी ने पार नहीं किया था। 2017 में नेटफ्लिक्स ने गर्व से ट्वीट किया, प्यार पासवर्ड शेयर करना है। 2023 तक वे उसी चीज के लिए $6.99 हर एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे। ट्वीट वायरल हो गया। नेटफ्लिक्स कूल, समझदार, इंसानी लग रहा था। परिवार अकाउंट शेयर करते हैं। कॉलेज के बच्चे अपने माता पिता का लॉगिन इस्तेमाल करते हैं। यह चोरी नहीं है, लेकिन अंदरूनी डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि नेटफ्लिक्स के अधिकारी पहले से ही पासवर्ड शेयरिंग को रेवेन्यू प्रॉब्लम के तौर पर डिस्कस कर रहे थे। पब्लिकली शेयरिंग को सेलिब्रेट करते हुए वे प्राइवेटली इसे खत्म करने की साजिश कर रहे थे। फिर 2022 में नेटफ्लिक्स ने एक ही क्वार्टर में 1 मिलियन सब्सक्राइबर खो दिए। पहला सब्सक्राइबर लॉस, और कंपनी का इतिहास पैनिक फैल गया। स्टॉक प्राइस गिर गए। इन्वेस्टर्स ने खून की मांग की। आप पूछेंगे कि नेटफ्लिक्स का सॉल्यूशन क्या था? जवाब है कि उन्होंने अपने ही कस्टमर्स को धोखा दिया। उन्होंने दावा किया कि 100 मिलियन घर पासवर्ड शेयरिंग के जरिए चोरी कर रहे थे। वही बिहेवियर जिसे उन्होंने हार्ट इमोजी और रीट्वीट के साथ सेलिब्रेट किया था, अचानक चोरी बन गया। यह कार्रवाई 2023 में शुरू हुई। अगर आपने किसी दूसरी जगह से लॉग इन करने की कोशिश की तो नेटफ्लिक्स ने आपके वहां रहने का प्रूफ मांगा। कॉलेज स्टूडेंट्स अपने फैमिली अकाउंट से लॉक हो गए। काम के लिए ट्रैवल करने वाले पेरेंट्स अपने सब्सक्रिप्शन एक्सेस नहीं कर सके।
क्या आप अपने कॉलेज जाने वाले बच्चे के साथ शेयर करना चाहते हैं? इसके लिए हर महीने $6.99 एक्स्ट्रा लगेंगे। दादी अपनी कीमो ट्रीटमेंट के दौरान अपनी बेटी के घर पर नेटफ्लिक्स देख रही दादी को एक और $6.99 सब्सक्रिप्शन चाहिए। डिज्नी ने नेटफ्लिक्स की सफलता देखी और उसकी नकल की। हुल्लू ने भी ऐसा ही किया। HBO मैक्स भी शामिल हो गया। पूरी इंडस्ट्री रातों रात पासवर्ड शेयरिंग के खिलाफ हो गई। एक कॉलेज स्टूडेंट सर्दियों की छुट्टियों में घर जाती है, अपनी माँ के साथ शो देखने के लिए बैठ जाती है। स्क्रीन पर एक एरर आता है। यह टीवी इस अकाउंट के लिए घर का हिस्सा नहीं लगता। उसका अपना फैमिली अकाउंट उसके साथ एक क्रिमिनल जैसा बर्ताव कर रहा है। जिन कंपनियों ने सुविधा और कनेक्शन पर एम्पायर बनाए थे, अब परिवारों पर शक वाले बैंक ट्रांजैक्शन की तरह पुलिसिंग कर रही थीं। इस धोखे ने स्ट्रीमिंग सर्विसेज और उनके कस्टमर्स के बीच कुछ बुनियादी चीज तोड़ दी। भरोसा एक बार टूट जाए तो आसानी से ठीक नहीं होता, लेकिन कस्टमर रिलेशनशिप खत्म करना तो बस वार्म अप एक्ट था। HBO ने इसके बाद जो किया उससे इंडस्ट्री के लीडर्स भी हैरान रह गए। कंपनी ने वेस्ट वर्ल्ड बनाने में लाखों खर्च किए, इसके लिए एमी नॉमिनेशन जीते, फिर रॉयल्टी देने से बचने के लिए इसे अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया। वेस्ट वर्ल्ड पर HBO को हर एपिसोड के लिए $10 मिलियन का खर्च आया। 4 सीजन, क्रिटिक्स की तारीफ, अवार्ड्स की चर्चा, एक फ्लैगशिप सीरीज जिसने नेटवर्क के प्रेस्टीज ब्रांड को डिफाइन किया। फिर वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने इसे डिलीट कर दिया, जैसे यह कभी था ही नहीं। कास्ट और क्रू को बचे हुए पेमेंट से बचना। HBO इसे बनाने वाले लोगों को पेमेंट करने के बजाय अपना ही मास्टरपीस मिटाना ज्यादा पसंद करेगा। लेकिन वेस्ट वर्ल्ड तो कंटेंट के कयामत की बस शुरुआत थी। फरवरी 2025 में HBO मैक्स ने एक ही दिन में 80 शो हटा दिए। सब्सक्राइबर जब जागे तो पाया कि उनकी वॉच लिस्ट पूरी तरह से खत्म हो गई है। कार्टून नेटवर्क क्लासिक्स भी रातों रात गायब हो गए, खर्च कम करने के लिए डिलीट कर दिए गए। पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ पुराने कार्टून शेयर करने वाले लोगों को खाली पेज मिले, जहां पहले पसंदीदा सीरीज हुआ करती थीं। उन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई उसे कंटेंट इंपेयरमेंट कहते हैं। अपने प्लेटफॉर्म से शो हटा दें, उन्हें बिजनेस लॉस बताइए और टैक्स में छूट पाइए। पैसे बचाने के लिए आर्ट को नष्ट करें। डिज्नी भी कंटेंट नष्ट करने वालों में शामिल हो गया। बिना किसी वजह के डिज्नी प्लस से शो गायब हो गए। जो सीरीज परिवार साथ में देख रहे थे वे बीच में ही गायब हो गईं। डिज्नी के अधिकारियों ने इन्वेस्टर्स से कहा, हम अपने कॉस्ट बेस को तेजी से मैनेज करना जारी रखते हैं। मतलब हम ऐसी कोई भी चीज हटा देंगे जिससे हमें एक पैसा भी बचे हुए पैसे में खर्च करना पड़े। एक पिता और उसका 8 साल का बेटा कार्टून सीरीज का आधा हिस्सा देख रहे हैं। मंगलवार रात परिवार के साथ मूवी देखने का समय। वे डिज्नी प्लस खोलते हैं और बस एक खाली स्लॉट जहां उनका शेयर किया हुआ अनुभव हुआ करता था। लड़का पूछता है, डैड हमारा शो कहां गया? और डैड के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कंपनियों ने तय किया कि उनके बेटे के एंटरटेनमेंट की कीमत उनके तिमाही प्रॉफिट मार्जिन से कम है। यह कंटेंट को खत्म करने का पागलपन है। कंपनियां शो बनाने के लिए लाखों खर्च करती हैं, फिर उन्हें मिटाने के लिए और पैसे खर्च करती हैं। जब स्ट्रीमिंग सर्विस अपना कंटेंट खुद डिलीट कर रही थीं और शेयर करने के लिए परिवारों से पैसे ले रही थीं, तो इंटरनेट के अंधेरे कोनों में कुछ दिलचस्प हो रहा था। आजकल की पायरेसी साइटें नेटफ्लिक्स जैसे इंटरफेस, तुरंत स्ट्रीमिंग, कोई ऐड नहीं और कभी न हटाया जाने वाला कंटेंट देती हैं। सब कुछ जिसका वादा स्ट्रीमिंग सर्विस करती थीं। मेलवेयर और पॉपअप से भरी अजीब टोरेंट साइटों के दिन अब गए। आज के पायरेसी प्लेटफॉर्म प्रोफेशनली डिजाइन की गई स्ट्रीमिंग सर्विस जैसे दिखते हैं। YATS और 1313 जैसी साइटों में साफ मिनिमलिस्ट डिजाइन, शानदार सर्च बार, मूवी पोस्टर और परफेक्ट ग्रिड, यूजर रेटिंग और रिव्यू, मोबाइल रिस्पॉन्सिव लेआउट होते हैं जो फोन और टैबलेट पर बिना किसी दिक्कत के काम करते हैं। किसी भी मूवी पर क्लिक करें और वह स्ट्रीम होने लगेगी। कोई टेक्निकल जानकारी जरूरी नहीं है, बिल्कुल नेटफ्लिक्स की तरह। लेकिन अब तक बनी हर मूवी के साथ
सर्च सच में काम करता है। कोई भी शो टाइप करें और वह तुरंत मिल जाएगा। पायरेसी साइट्स पर कोई ज्योग्राफिकल रोक नहीं होती। हर देश का हर शो हर जगह अवेलेबल है। नहीं, यह कंटेंट आपके इलाके में अवेलेबल नहीं है। बकवास। VPN की जरूरत नहीं है। कंटेंट कभी गायब नहीं होता। बचपन का वो कार्टून HBO ने डिलीट कर दिया, अभी भी है। कैंसिल की गई सीरीज नेटफ्लिक्स ने हटा दी, पूरी तरह अवेलेबल है। पायरेसी साइट्स इंटरनेट की परमानेंट लाइब्रेरी बन गईं, जबकि लीगल सर्विसेज रिवॉल्विंग डोर्स में बदल गईं। यहाँ और भी कमाल की बात है, इल्लीगल साइट्स लीगल साइट्स के मुकाबले बेहतर कस्टमर सर्विस देती हैं। मान लीजिए आप कोई खास मूवी देखना चाहते हैं, नेटफ्लिक्स पर सर्च करें, नहीं मिला, दूसरे ऐप्स चेक करें, फिर भी अवेलेबल नहीं है, शायद $4.99। रेंटल पर Amazon प्राइम ट्राई करें, पायरेसी साइट पर सर्च करें, क्लिक करें, देखें HD में, फ्री में, तुरंत। कोई सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट नहीं, कोई पासवर्ड शेयरिंग रोक नहीं, कोई सरप्राइज कीमत में बढ़ोतरी नहीं, कोई कंटेंट बीच सीजन में गायब नहीं हुआ। पायरेट्स ने स्ट्रीमिंग सर्विसेज के हर वादे को पूरा किया। जहां स्ट्रीमिंग एग्जीक्यूटिव्स ने क्वार्टरली प्रॉफिट और पासवर्ड क्रैकडाउन पर फोकस किया, वहीं पायरेट्स ने यूजर एक्सपीरियंस पर फोकस किया। अंदाजा लगाइए कस्टमर्स ने कौन सा तरीका पसंद किया। इसका नतीजा इंटरनेट के इतिहास में सबसे बड़ा माइग्रेशन था। 2024 में पायरेसी साइट्स पर 16.3 बिलियन विजिट हुए। यह दुनिया के हर देश की कुल आबादी से भी ज्यादा है। इस नंबर को सही नजरिए से देखें तो अगर हर पायरेसी साइट विजिट एक व्यक्ति होता तो यह धरती की आबादी का 27 गुना होता। स्ट्रीमिंग से पायरेसी की ओर पलायन किसी के भी अंदाजे से कहीं ज्यादा तेजी से हुआ। 2020 में पायरेसी असल में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई, सिर्फ 130 बिलियन विजिट। ऐसा लग रहा था कि स्ट्रीमिंग ने जंग जीत ली है, लेकिन 2024 तक यह संख्या बढ़कर 216 बिलियन विजिट हो गई। सिर्फ 4 सालों में 66% की बढ़ोतरी। 76% लोग मानते हैं कि वे कंटेंट पायरेट करते हैं, जबकि वे अभी भी सही सब्सक्रिप्शन के लिए पेमेंट कर रहे हैं। वे स्ट्रीमिंग सर्विसेज को पूरी तरह से नहीं छोड़ रहे हैं। वे जो चाहते हैं उसे पाने के लिए कानूनी और गैर कानूनी दोनों सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले साल आधे से ज्यादा नौजवानों ने कम से कम एक स्ट्रीमिंग सर्विस कैंसिल कर दी। यह बहुत सारा पैसा है, लेकिन पिछले 6 महीनों में वे बगावत कर रहे हैं। स्वीडन ग्लोबल लेवल की एक झलक दिखाता है। पूरी आबादी का 25% कंटेंट पायरेट करता है। एक डेवलप्ड अमीर यूरोपियन देश में हर 4 में से 1 व्यक्ति ने लीगल स्ट्रीमिंग छोड़ दी है। पायरेसी का यह उछाल सिर्फ फिल्मों और टीवी तक ही सीमित नहीं है। अकेले मांगा पायरेसी 2019 और 2024 के बीच हर तरह का कंटेंट, हर डेमोग्राफिक, हर देश, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया पैसिफिक में कुल इंटरनेट ट्रैफिक का 24% हिस्सा पायरेसी में जाता है। यह किसी खास एक्टिविटी से कहीं ज्यादा है। यह एक मेनस्ट्रीम बिहेवियर है। लेकिन यही बात इस माइग्रेशन को पुराने नेपस्टर के दिनों से अलग बनाती है। आज की 80% पायरेसी स्ट्रीमिंग पर आधारित है, डाउनलोड पर नहीं। लोग हार्ड ड्राइव पर कंटेंट जमा नहीं कर रहे हैं। वे पायरेसी साइट्स को अल्टरनेटिव नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए कि रियल टाइम में पायरेसी एक्टिविटी से दुनिया का मैप चमक रहा है। हर सेकंड डॉट्स दिख रहे हैं, हर घंटे लाखों। पूरी इंडस्ट्री से कस्टमर की नाराजगी का एक ग्लोबल विजुअलाइजेशन। स्वीडन में टीनेजर्स, कैलिफोर्निया में कॉलेज स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया में परिवार, सभी अलग अलग एक ही फैसला ले रहे हैं। स्ट्रीमिंग सर्विसेज हमारे लिए फेल हो गई, इसलिए हम अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। पिछले 6 महीनों में 50% से ज्यादा जेन जेड और मिलेनियल्स ने कम से कम एक सर्विस कैंसिल कर दी है। इंडस्ट्री एनालिस्ट ने बताया कि यह एक साफ मैसेज है। मैसेज आसान है, अपने कस्टमर्स को धोखा दो और वे लाखों की संख्या में तुम्हें छोड़ देंगे। यह नेटफ्लिक्स और कंपनी के लिए अच्छा नहीं लग रहा है।
स्ट्रीमिंग सर्विसेज को 2027 तक $113 बिलियन का नुकसान होने का अनुमान है, जो इसे एंटरटेनमेंट के इतिहास की सबसे महंगी बिजनेस गलती बना देगा। यह नंबर इतना बड़ा है कि इसे समझना नामुमकिन है। कॉन्टेक्स्ट के लिए $113 बिलियन मोरक्को की पूरी जीडीपी से ज्यादा है। यह NASA को 4 साल के लिए फंड देने के लिए काफी पैसा है। अकेले यूनाइटेड स्टेट्स को डिजिटल पायरेसी से हर साल $29.2 बिलियन से $71 बिलियन का नुकसान होता है। यह पूरे राज्यों के डिजिटल शून्य में गायब होने का इकोनॉमिक आउटपुट है। डिज्नी के स्ट्रीमिंग डिवीजन को सिर्फ 2023 की चौथी तिमाही में $387 मिलियन का नुकसान हुआ, पूरे साल के लिए नहीं, 3 महीने के लिए। वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने 2024 की दूसरी तिमाही में $10 अरब का चौंका देने वाला नुकसान दर्ज किया। यह असली पैसा है, असली नौकरियां हैं, असली नतीजे हैं। पायरेसी के फिर से बढ़ने से हर साल 70,000 अमेरिकी नौकरियां चली जाती हैं। साउंड इंजीनियर, एडिटर, राइटर, प्रोडक्शन असिस्टेंट पूरे करियर खत्म हो गए क्योंकि कस्टमर गैर कानूनी तरीकों की तरफ भाग गए। स्टॉक की कीमतें इन्वेस्टर की घबराहट की कहानी बताती हैं। सब्सक्राइबर रेट गिरने के बाद डिज्नी के शेयर गिर गए। वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी कॉर्पोरेट मिसमैनेजमेंट की एक चेतावनी देने वाली कहानी बन गई। ग्रोथ रुकने से नेटफ्लिक्स का स्टॉक अस्थिर बना हुआ है। डिज्नी हेडक्वार्टर के बोर्डरूम की कल्पना करें। महंगे सूट पहने एग्जीक्यूटिव तिमाही रिपोर्ट देख रहे हैं जो उनके सब्सक्राइबर में पहली बार गिरावट दिखा रही है। चार्ट और ग्राफ कॉर्पोरेट नाकामी की तस्वीर दिखा रहे हैं। बॉब आइगर को एहसास हो रहा है कि उनकी कीमत बढ़ाने की स्ट्रेटजी बुरी तरह उल्टी पड़ गई है। यही सीन वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी, HBO, पैरामाउंट और हर दूसरी स्ट्रीमिंग कंपनी में भी चल रहा है। जो एग्जीक्यूटिव सोचते थे कि कस्टमर्स के पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, उन्हें पता चल रहा है कि कस्टमर्स के पास हमेशा कहीं और जाने के लिए जगह होती है। पार्क्स एसोसिएट्स के एनालिस्ट स्टीव हॉली ने माना कि हालांकि कुछ उम्मीद है कि नए काउंटर मेजर और बेस्ट प्रैक्टिस से 2027 तक पायरेसी में कमी आ सकती है, लेकिन स्टेक होल्डर्स के बीच इस बात पर कोई आम सहमति नहीं है कि यह कब कम होना शुरू होगी। मतलब इंडस्ट्री को नहीं पता कि इस गड़बड़ी को कैसे ठीक किया जाए। टाइटैनिक की तुलना अपने आप में सही है। स्ट्रीमिंग एग्जीक्यूटिव जो खुद को डूबने से बचाने के काबिल नहीं थे, वे सीधे कस्टमर के विद्रोह के आइसबर्ग में चले गए। नुकसान पहले ही हो चुका है। अब सवाल यह है कि कितनी कंपनियां डूबने से बच पाती हैं। ऐसा तब होता है जब अरबों डॉलर की इंडस्ट्रीज बिजनेस का सबसे बेसिक नियम भूल जाती है। कस्टमर हमेशा सही होता है। तो नतीजा क्या है? क्या स्ट्रीमिंग खत्म हो गई है? आज इंडस्ट्री डैमेज कंट्रोल के लिए बेताब है। बंडल डील्स जो केबल पैकेज को फिर से बनाने की कोशिश करती हैं। कीमतों में कटौती जो बहुत कम और बहुत देर से लगती है। बुनियादी सबक आसान है। सुविधा और वैल्यू हमेशा जीतते हैं। जब लीगल ऑप्शन मुश्किल और महंगे हो जाते हैं तो कस्टमर दूसरे ऑप्शन ढूंढते हैं, यहां तक कि गैर कानूनी भी। जब कंपनियां कस्टमर सेटिस्फैक्शन से ज्यादा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को प्रायोरिटी देती हैं, तो वे सिर्फ कस्टमर ही नहीं खोती, वे अपना कंपटीशन खुद बनाती हैं। स्ट्रीमिंग वॉर खत्म हो गई है। कस्टमर जीत गए और उनका चुना हुआ हथियार वही पायरेसी थी जिसे स्ट्रीमिंग को हमेशा के लिए खत्म करना था। स्ट्रीमिंग का क्या होता है यह तो वक्त ही बताएगा। पायरेसी का क्या होता है? आपका क्या ख्याल है? आपने कौन सी स्ट्रीमिंग सर्विस कैंसिल कर दी है? आप पायरेसी के बारे में क्या सोचते हैं? देखने के लिए धन्यवाद। पैसे के दिग्गजों की और कहानियों के लिए लाइक बटन दबाना और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपको लगता है कि यह स्ट्रीमिंग की तबाही पागलपन थी, तो हमारा अगला वीडियो देखने तक इंतजार करें। हमें लगता है कि आपको यह पसंद आएगा।